हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही भैया? चलो, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा दिया था। आज हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो बाहर से एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं। ठीक है, तो बाहर से एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स खुलते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं क्लास के बीच में 2 मिनट का ब्रेक जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे ना एक मैच डिजाइन करना है, उसका लिंक मैं यहीं आपको दे दूंगा ताकि आप यहीं इनरोल कर लो। कई लोगों को पता ही नहीं है कि मैच होता क्या है, नए बच्चे भी है ना यहाँ पे। चलिए, तो देखिए, सैलिवरी ग्लैंड्स ये बाहर से खुलते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका। इसके अलावा दोस्तों लिवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं। ठीक है, लिवर सिंथेसिस ऑफ बाइल करता है, गॉल ब्लैडर इसी बाइल का स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन करता है एंड रिलीज इन डुओडेनम। जबकि जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लिवर के बारे में। लिवर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूं किस तरह से लिवर होता है। देखो, डायफ्राम के जस्ट नीचे लिवर रखा हुआ है। काफी भारी सी चीज है लिवर। कैसे रखा हुआ है, गिर क्यों नहीं जाता? सवाल समझ रहे हैं आप? जो लिवर है डायफ्राम के जस्ट नीचे रखा हुआ है। मैं लिख लिख के जो डायग्राम बनाता हूं उनसे मैं आपको समझाऊंगा। मैंने रेफरेंस के लिए मॉड्यूल की कुछ बातें यहां पर अपलोड कर रहा हूं मैं। तो देखिए, ये दिख रहा है आपको लिवर? ये दिख रहा है? बनाते हैं फोटो। अब आपको तो पता है कि ये ह्यूमन बॉडी है। जैसे यहाँ पे एक पार्टीशन है, ऊपर थोरैक्स है, नीचे एब्डोमेन है। ये जो पार्टीशन है ना दोस्तों, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के जस्ट नीचे इस तरफ यहाँ पर ये लिवर रखा हुआ है। लिवर जो होता है ना, इस तरह से यहाँ डायफ्राम के नीचे रखा हुआ है। इसमें 2 लोब होते हैं और यहाँ पे ना पेरिटोनियम की चादर है। पेरिटोनियम पेरिटोनियम की चादर का ही एक फ्लैप इस तरह से लिवर को पकड़े हुए होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे सपोज ये मेरा वॉलेट लिवर है, ठीक है। ये इसमें 2 लोब्स हैं। तो एक पेरिटोनियम का फोल्ड है जो लिवर को ऐसे पकड़े हुए, देखो ये पेरिटोनियम की फोल्ड है जो लिवर को ये पकड़े हुए। ये पेरिटोनियम की फोल्ड ऊपर किससे जुड़ी हुई है? देखो ये क्या है ऊपर, ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम से ऐसे लिवर हैंग कर रहा है। ये तो दोनों लोब आपको इक्वल साइज के दिख रहे हैं, पर इक्वल नहीं होते। एक लोब बड़ा है और एक छोटा है, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 लोब हैं। जैसे सपोज ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो आप देखिए ये जो लोब है ना, ये छोटा है और ये इधर वाला जो है ये बड़ा है। ठीक है, तो ये पेरिटोनियम का फोल्ड इन्हें इस तरह से पकड़े हुए। ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये ऊपर देखो, ये डायफ्राम है और ये है वो पेरिटोनियम का फोल्ड जो इस तरह से लिवर को पकड़े हुए। ये यहाँ से यूँ है ना, पीछे से। तो इससे लिवर अपनी जगह पे रहता है। ये जो छोटा वाला लोब है ये राइट लोब है, ये थोड़ा छोटा, सॉरी ये लेफ्ट लोब है, थोड़ा छोटा है। और ये राइट लोब है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ये 2 लोब है, ऐसे यहाँ पे लिवर हमारा रखे हुए। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, सपोज ये हमारा लिवर है। ये इसके 2 लोब है और यहाँ रखा हुआ है। तो लिवर के जस्ट नीचे, लिवर में लटका ना, इसके नीचे यहाँ पर लिवर को उठा के देखना पड़ेगा। इसके नीचे ऐसे उठाओगे ना, तो इसके नीचे यहाँ, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ गॉल ब्लैडर मिलता है। लिवर के अंदर नहीं है भैया, ये लिवर है। ये सपोज गॉल ब्लैडर है, तो लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट करके बनाया, ये गॉल ब्लैडर है। लिवर क्या बनाता है भाइयों बहनों? लिवर बनाता है बाइल। ठीक है, लिवर बनाता है बाइल। तो लिवर में बाइल कैसे बनता है वो तो मैं भी बताऊंगा आपको, पर बाइल बाहर कैसे आता है वो देखिए।
ये लेफ्ट और राइट लोब जो है लिवर की, इनसे डक्ट्स बाहर आते हैं। इन डक्ट्स को कहा जाता है हेपेटिक डक्ट्स। ये जो आपको इधर दिख रहा है ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये वाला जो है ये है राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों जो डक्ट बाहर आते हैं ये आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद ये एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं जो गॉल ब्लैडर में जाकर खुलकर खत्म हो जाता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो लिवर कहाँ बना, सॉरी बाइल कहाँ बना, बाइल बना लिवर में, लिवर से निकल के कहाँ आया, गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर बाइल स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर की जो अंदर वाली सरफेस होती है वो बहुत एब्जॉर्प्टिव होती है, वो इस बाइल से वाटर एब्जॉर्ब करती रहती है करती रहती है। तो बाइल कैसा होता रहता है, स्टोर होता रहता है और कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, ठीक है। तो बाइल कॉन्सेंट्रेट होता रहता है यहाँ पर। इधर दोस्तों इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी, आपको याद होगा, और ये हमारा स्टमक है, ठीक। अब होता ये है यहाँ पे ये स्फिंक्टर कि ये डुडेनम है। तो डुडेनम के अंदर यहाँ यहाँ देखिए ये एक और ग्लैंड एक और चीज रखी हुई है, इसे कहते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। तो यहां से एक डक्ट बाहर निकलता है, कहां से, गॉल ब्लैडर से। इसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। ये चीजें आपको यहां भी दिखाई देंगी, ये देखो सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और दिखाता हूं, यहां देखो सिस्टिक डक्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये दो हेपेटिक डक्ट हैं, मिलके ये बना रहे हैं, लिखा हुआ नहीं है पर ये बना रहे हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर ये सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट वापस जो बाहर आ जाता है यहाँ पर, तो ये जो एरिया आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला, असल में जहां से ये हेपेटिक डक्ट इसमें अंदर जा रहा है ये एरिया वापस इसमें आके खुलता है। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डक्ट है ना यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये सिस्टिक डक्ट है। क्लियर हुआ। अब ये बाइल इसमें आके भर गया, बाइल जब इसमें से बाहर निकलेगा तो ये जो डक्ट आपको यहाँ दिख रहा है ये, इस डक्ट पे ध्यान दीजिए, ये डक्ट कहलाता है कॉमन बाइल डक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, गॉल ब्लैडर बाइल सिंथेसाइज नहीं करता है, ध्यान से समझिए, वो सिर्फ स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करता है बाइल को, ठीक है। तो अगर आपने किसी आदमी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया है, किसी फीमेल का गॉल ब्लैडर निकाल दिया, तो क्या उसके अंदर बाइल का सिंथेसिस बंद हो जाएगा? नहीं। तो क्या उसके एलिमेंट्री कैनाल में बाइल पहुंचना बंद हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो बाइल सीधा इन दोनों कॉमन इस हेपेटिक डक्ट से यूं जाएगा, बस वो डाइल्यूट बाइल होगा, वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा जितना कि गॉल ब्लैडर की प्रेजेंस में होता था। तो अगर गॉल ब्लैडर हटा भी दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्री कैनाल में बाइल नहीं पहुंचेगा, बाइल फिर भी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचेगा, पर वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने की। इसलिए जिन लोगों का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है उन्हें कहा जाता है कि आप ज्यादा फैटी फूड मत लो, क्योंकि उससे फिर आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका बाइल अब उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है जितना नॉर्मली होता है। यही है नीट के क्वेश्चंस। गॉल ब्लैडर रिमूव करने से क्या होगा, ऑप्शंस में आएगा, स्टॉप हो जाएगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तीसरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौथा आदमी मर जाएगा। तो आपको सही आंसर चूज करना है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ लिपिड्स तो होएगा, क्योंकि फैट इमल्सिफाई होता है उसके बाद इस पे लैक्टेज एक्ट करता है, लेकिन बस उतना अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो आप समझ गए बात को। तो कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है ना आपको। अब इधर देखिए एक और डक्ट देखिए भाइयों बहनों, ये वाला जो डक्ट है ये इधर से आ रहा है पेनक्रियाज में से। ये जो पेनक्रियाज में से आ रहा है ना ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट को भी देख लीजिए, यहां पर मैं बना रहा हूं। तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट,
पेनक्रियाज में बहुत सारे एसिनाई होते हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। ये अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं और ये सब मिलके एक कॉमन डक्ट बनाकर अपना एंजाइम इस डक्ट में गिरा देते हैं। तो ये जो डक्ट इधर से आ रहा है, इस डक्ट का नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट को देखिए, दोनों यहां आके मिल जाते हैं और मिलकर ये एक कॉमन वाइड एरिया बनाते हैं। इस डक्ट को कहा जाता है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये डुोडेनम के जिस एरिया में आके खुलता है उसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। यह है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो एक कॉमन डक्ट बना के खुलते हैं, इसे कहा जाता है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन हर समय बाइल बाहर नहीं निकलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्फिंक्टर है। ये तो आप समझते हो, ये कौन सा स्फिंक्टर है? ये कौन सा स्फिंक्टर है? ये जो स्फिंक्टर है यहाँ पे, इसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। जो बाइल को रोक रहा है, यह है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, तो ये रहा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। लेकिन यहां देखिए, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो कॉमन डक्ट है, एक स्फिंक्टर यहां भी है, इसे कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एक सेकेंड। तो भाई, ये है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। कौन सा वाला? ये वाला। यहां लिख देता हूं मैं। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी दोनों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये दोनों को कंट्रोल कर रहा है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को भी और इधर से बाइल के सिक्रीशन को भी। तो कौन बड़ा है बताओ, बर्डन बड़ा है कि ओडी बड़ा है? ओडी जी बड़े हैं। ये बर्डन कौन है, इसकी क्या हैसियत है? ओडी, ओडी ओडी, जहां भी जाओ ओडी। तो बॉयडन से ओडी बड़ा है, याद रखना। बॉयडन क्या है ना? सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन सिर्फ गॉल ब्लैडर को, बाइल को कंट्रोल करता है, लेकिन स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है वो दोनों चीजों को कंट्रोल करता है। यहां तक बात क्लियर हुई? जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और भारत के स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, तो ये ज्यादा कंट्रोल करते हैं। कहां पे लोकेटेड है? एम्पुला ऑफ वाटर पे। ये बातें आपको समझ आ गई हैं? यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अब हम वापस लिवर पे पढ़ेंगे और लिवर के इंटरनल स्फिंक्टर पे बात करेंगे। चलो, थोड़ा स्लो हो गए, जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को पहचान लीजिए। मैंने आपको लिवर पढ़ा दिया है, देखो क्या क्या बता दिया। लिवर बता दिया, दोनों हेपेटिक डक्ट बता दिए, सिस्टिक डक्ट बता दिया, कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, डुोडेनम दिखा दी, कॉमन बाइल डक्ट दिखा दिया, पेनक्रियाज दिखा दिया और ये पेनक्रियाटिक डक्ट भी दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है वो यहाँ होगा, जबकि स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जो है वो यहाँ होगा। क्लियर? ये देखिए, ओडी यहाँ है,
बोइडन यहाँ है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखो ये वो लिगामेंट है जिसने लीवर को पकड़ रखा है, देखा आपको, ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। लिवर, हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, लेबलिंग के लिए आ सकता है डुडेनम, पैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, पैंक्रियाज, स्टमक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो कुछ जनरल बातें थी लीवर के बारे में। अब कुछ बातें आप नोट कर लें अगर नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। लिवर किससे डेवलप होता है? एंडोडर्म से। पहली बात, ऑरिजिन क्या है दोस्तों लिवर का? एंडोडर्म। दूसरी बात, वेट होता है 1.2 से 1.5 केजी। तीसरी बात, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। चौथी बात, मेड अप ऑफ टू लोब्स, लेफ्ट एंड राइट लोब। लेफ्ट और राइट लोब के बीच में से कौन सा लिगामेंट गुजरता है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो पेरिटोनियम का फोल्ड है। जो मैंने अंडरलाइन किया है इसे एज इट इज लिख सकते हो ना आप, नोट कर लो ये बातें अगर आपको मॉड्यूल दोबारा नहीं पढ़ना है तो ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये इसको पकड़ के रखता है। ये चार बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये सब जरूरी नहीं याद रखना कि 5/6 तो 1/6 होता है, बट हाँ जो मेन बातें थी वो मैंने यहाँ बता दी। चारों बातें नोट कर ली, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपको लिवर का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं बहुत सारे फोटोग्राफ से आपको लिवर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। बाहर से कैसा दिखता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है। आइए लिवर को जूम करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो है लिवर पर इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो मैं एक काम करता हूँ, इस लिवर के इतने से एरिया को हम जूम करते हैं। तो जब मैं लिवर के इतने से एरिया को जूम करता हूँ यहाँ, तो मुझे पता है क्या दिखाई देता है? ऐसे बहुत सारे हनी कॉम शेप स्ट्रक्चर्स, जैसे मधुमक्खी का जाला होता है ना, वैसा बहुत सारे। ऐसे है लिवर। तो और जूम करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको और जूम करते हैं और ऐसे बता रहा हूं ना मैं लिवर यहाँ, ये क्या है? ये एक एक ये जो आपको हेक्सागन दिख रहा है ना, ये एक्चुअली पेंटागन है, पर मैं समझाने के लिए हेक्सागन लेके समझा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर अपने पास वही है। तो ये एक लोब्यूल है, ये लिवर का एक लिवर का लोब्यूल है। तो आप कहोगे मतलब कैसे, क्या क्या कहना चाहते हैं सर? दिखाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक लोब्यूल है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। इस लोब्यूल के बारे में जानने से पहले आपको कुछ और बातें भी जानना जरूरी है। इस लोब्यूल पे हम आएंगे, पहले आप लिवर के बारे में कुछ और बातें समझिए। सपोज ये लिवर है, ठीक है। तो लिवर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये लिवर के सेल्स है सपोज। तो लिवर के एक सेल में यहां बना रहा हूं, ये सपोज लिवर का सेल है। आपको पता होना चाहिए लिवर के सेल्स को कहते हैं हेपेटोसाइट, ठीक है। इधर ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, आपने सुना होगा। अब लिवर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने अंदर कौन सी ब्लड वेसल आती है? तो आंसर है हेपेटिक आर्टरी। ये लिवर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने अंदर आती है। पर लिवर में एक वेन भी आती है दोस्तों, ये वेन कहलाती है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन स्टमक और इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और उसको लाकर लिवर में गिराती है। तो बेसिकली दो ब्लड वेसल्स लिवर में इंटर करती हैं, एक हेपेटिक आर्टरी और एक हेपेटिक पोर्टल वेन। अब इन दोनों ही ब्लड वेसल्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लिवर के सेल को O2 दे दी, CO2 दे दी। अब देखो इसने क्या किया, O2 दे दी, CO2 ले ली, और ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर ये क्या करने आ रही है इधर से? एक्चुअली क्या होता है, डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्री कैनाल से हमको लिवर में पहुंचाना है, क्योंकि लिवर में ही इसका एसिमिलेशन होगा। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा, एलिमेंट्री कैनाल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा इंफीरियर वेना कावा में नहीं गिरता है, पहले वो किस में आता है? देखिए लिवर में। फिर लिवर से ये दोनों ब्लड एक ब्लड वेसल के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसे कहा जाता है हेपेटिक वेन। तो बेसिकली ये ब्लड इधर से और ये ब्लड इधर से, दोनों अपना अपना काम करके एक कॉमन वेन में गिरते हैं। इन वेन्स को कहा जाता है सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन्स।
और ये जो सेंट्रल वेन है ये बाद में हेपेटिक वेन बनके लिवर से बाहर निकलती है, और ये जाकर किसमें गिरती है, ये जाकर गिरती है इंफीरियर वीना कावा में। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब भाइयों बहनों, लिवर के अंदर दो ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं और दोनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एक ब्लड वेसल से बाहर निकलता है। इधर ये जो सेल्स हैं जिनका नाम हमने रखा था हेपेटोसाइट्स, ये सेल्स भी एक चीज सिक्रीट करते हैं। वो चीज क्या है? बाइल। तो ये जो बाइल सिक्रीट करते हैं ना, ये बाइल भी फिर एक डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है। इस डक्ट को कहा जाता है बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट से क्या बाहर आ रहा है? बाइल। तो इसका मतलब लिवर में दो पाइप अंदर जा रहे हैं और दो पाइप लिवर से बाहर आ रहे हैं। तो लिवर से कौन से दो पाइप बाहर आ रहे हैं उनको मैं प्लस से दिखाता हूं, और जो सॉरी जो बाहर आ रहे हैं उनको माइनस से दिखाते हैं, जो अंदर जा रहे हैं उन्हें प्लस से। तो ये देखिए हेपेटिक आर्टरी प्लस, प्लस मतलब अंदर जा रही है। पोर्टल वेन प्लस, प्लस मतलब अंदर जा रही है। हेपेटिक वेन माइनस मतलब बाहर आ रही है। बाइल डक्ट माइनस मतलब बाहर आ रहा है। तो चार चीजें हो गई। बात समझ में आई आपको? प्लस मतलब इन है और माइनस मतलब आउट है। तो ये चार चीजें अंदर घुस रही हैं। अच्छा, जब अंदर घुसती है ना आर्टरीज, तो आर्टरीज किसमें टूटती हैं? आर्टरीज टूटती हैं आर्टीरियोल्स में, ठीक। तो छोटी छोटी आर्टरीज में, वेन टूटती है वेन्यूल्स में, यानी छोटी छोटी वेन्स में। तो यहाँ पे दो ब्लड वेसल अंदर जा रही हैं और दो ब्लड वेसल और एक ब्लड वेसल और एक बाइल डक्ट बाहर आ रहा है। तो लिवर में अंदर कौन कौन जा रहा है बताओ? पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। बाहर कौन कौन आ रहा है? हेपेटिक वेन और बाइल डक्ट। तनु नागर का सवाल बिल्कुल जायज है कि सर इसको हेपेटिक डक्ट बोलना चाहिए। नहीं, वो जो गॉल ब्लैडर से बाहर आता है ना, वो कॉमन बाइल डक्ट होता है, तो इसको मैं हेपेटिक डक्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि दरअसल ये हेपेटिक डक्ट ही तो है। पर मैंने आपको क्लियर थोड़ा इजीली समझाने के लिए इसका नाम बाइल डक्ट रख दिया है। टीचर्स ने किताबों में भी इसका नाम बाइल डक्ट रखा हुआ होता है। दरअसल इसका नाम होना चाहिए था हेपेटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और बाइल डक्ट तो अलग अलग है ना शिवम। ये हेपेटिक डक्ट जो है ना, यही बाइल डक्ट है, समझने के लिए। फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट तो यहाँ पर है यार। तो ये जो है ना, ये जो बाहर आ रहा है, ये तो बाइल हेपेटिक डक्ट है ना, तो इनका नाम मैंने हेपेटिक डक्ट रख दिया। ये जो बाहर आ रहा है लिवर से जो बाहर आ रहा है, ये हेपेटिक डक्ट है। चलो आगे बढ़े। अब सुनो, अंदर क्या है? लिवर के अंदर इसके बहुत सारे लोब्यूल्स हैं ऐसे। ऐसा है, तो हम लिवर को जूम कर रहे हैं और इसके एक लोब्यूल को यहां पर देख रहे हैं। आप कहेंगे कैसे सर लोब्यूल कैसे हैं? तो मैं आपको और दिखाता हूं। ये लोब्यूल मैं बनाऊंगा, पर पहले मैं आपको दिखाता हूं। इस लोब्यूल को मैं आपको 3 डायमेंशन में भी दिखाऊंगा। देखो 3 डायमेंशन में भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये लिवर को अपन ने जूम किया ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर आया। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये है वो लोब्यूल्स। लिवर को हमने जूम किया, मधुमक्खी जैसा स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसमें से एक लोब्यूल मैं आपको यहां दिखाता हूं बना के। ये एक लोब्यूल है यहां पे। इस लोब्यूल में सबसे बाहर ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, जिसे कहा जाता है ग्लिसंस कैप्सूल। तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल है, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसंस कैप्सूल। अरे मेरे भाई छोड़ दो पेंटागन या हेक्सागन है, एक्चुअली तो सब सर्कल ही है। सर्कल विद इनफाइनाइट कॉर्नर्स, पॉलीगॉन विद इनफाइनाइट कॉर्नर्स इज अ सर्कल। समझाने के लिए बनाया है मैंने। यहाँ पे 5 कॉर्नर बनाओ या 6, क्या फर्क पड़ा? तो ये ग्लिसंस कैप्सूल है, ठीक है। अब इस ग्लिसन कैप्सूल के बीचों बीच एक बड़ी सी वेन है, सेंट्रल वेन, जहां से ब्लड बाहर निकलेगा। ये जो वेन आपको दिख रही है, ये है सेंट्रल वेन। तो इसके आगे मैंने ना माइनस साइन लगाया है, क्योंकि ये लिवर से बाहर आ रही है, ठीक है। और लिवर के अंदर क्या है? ग्लिसंस कैप्सूल के अंदर क्या है वो भी बताऊंगा। पहले लिवर इसके इससे जो ये एक यहाँ पे मैंने बनाया है लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं इसको, इसके कोनों को दिखा देता हूँ आपको। इसके हर एक कोने पर एक गोल पोर्टल ट्रायड होता है इस तरीके का।
ठीक है, इसके हर एक कोने पे ये एक पोर्टल ट्रायड है। इसमें 3 चीजें हैं। लिवर के अंदर क्या आ रहा था, आर्टरी आ रही थी ना, आर्टरी आर्टीरियोल टूटेगी, और आर्टीरियोल किसमें टूटेगी, कैपिलरीज में। तो एक को जूम करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन यहाँ आर्टीरियोल दिखाता हूँ पहले आपको। ये है आर्टीरियोल, वही हेपेटिक आर्टीरियोल, ये अंदर आ रही है। और अंदर क्या आ रहा है बताओ, ये पोर्टल वेन अंदर आ रही है। और एक चीज और है यहाँ, जिसे कहा जाता है बाइल डक्ट, ये बाहर जा रहा है। तो हर एक कोने पर 3 चीजें हैं भाइयों बहनों, देखिए। अब ये 3 चीजें क्या क्या हैं, इनको देख लेते हैं। ये है बाइल डक्ट, ये है पोर्टल वेन, और ये है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन। ठीक है, प्लस और माइनस साइन लगा देते हैं। तो भाइयों ये तो अंदर आ रही है, ये भी अंदर आ रहा है, पर ये बाहर जा रही है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां अंदर क्या है, यहां अंदर यहां क्या है, यहां पे वो सेल है हमारे लिवर के सेल, जिनको हमने बोला हिपेटोसाइट्स। तो देखिए हिपेटोसाइट्स किस तरह से जमा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। कॉर्ड की तरह होते हैं हिपेटोसाइट्स। कॉर्ड्स कैसे हैं वो भी देख लीजिए। बना ही देते हैं इनको। तो ये हैं जैसे हेपेटोसाइट्स की एक कॉर्ड। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स हैं हेपेटोसाइट्स की। ये देखिए एक और कॉर्ड। अब आप कहेंगे तो बाइल कहां सिक्रीट हो रहा है, यहां देखिए, जूम करता हूं। ये आपको दो कॉर्ड के बीच में जो जगह दिख रही है, पतली सी गली यहां पे, ये बाइल लेके जा रही है। कहां लेके जा रही है ये बाइल, बाइल डक्ट में, यहां से जा रहा बाइल। समझ में आया? दिखाता हूं, जूम करते हैं, देखते हैं। ये देखो ऐसे, ये गया बाइल। इधर देखो, ये पतली सी गली है ना, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैनालिक्यूली। ये क्या हो गया, अबे हमारा वो कहाँ चला गया, अभी आ गया। हाँ, तो भाई ये कैनालिक्यूली है, ठीक है। तो ऐसे ना यहाँ पे छोटे छोटे कैनालिक्यूली होते हैं, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, देखिए। तो ये जो खाली जगह है ना, ये इन्हें बोलते हैं कैनालिक्यूली। इनसे क्या बाहर आ रहा है, देखो, बाइल बाहर आ रहा है, बाहर आके किसमें गिर रहा है, बाइल डक्ट में। इधर हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ये अपना ब्लड इस एरिया में लाके गिरा रही है। ये तो खाली जगह आपको दिख रही है यहाँ, इसे कहा जाता है साइनसॉइड। यहां आकर ये दोनों ही ब्लड मिक्स हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये देखो, ये दोनों अंदर आ रहे हैं ब्लड साइनसाइड में। तो ये दोनों तरह का जो आर्टरी और वेन का ब्लड है, ये दोनों साइनोसाइड के थ्रू किस में चले, ये चले गए हैं सेंट्रल वेन में, जहां से ये बाहर निकल जाएंगे। इस दौरान इन्होंने इन सेल्स को O2 दे दी, CO2 ले ली, इन्होंने न्यूट्रिशन दे दिया, इन्होंने वेस्ट ले ली वापस।
ये सेंट्रल वेन से ये बाहर निकल जाएंगे। इस साइनोसॉइड में स्वच्छ भारत अभियान के कुछ कर्मचारी हैं जो लगातार इन्हें खा खाकर, इस ब्लड में अगर कोई कचरा है तो उस कचरे को खा खाकर खत्म करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये है कफर सेल्स। वो इस ब्लड में से कचरा उठाकर खा जाते हैं। ऐसे ही इस तरफ भी है, मैंने तो एक तरफ बताया। तो ये जो कैनालिक्यूली है, इनसे आप देखिए क्या बाहर आ रहा है, इनसे बाइल बाहर आ रहा है। तो ब्लड अंदर जा रहा है ना, बाइल बाहर आ रहा है। ये देखिए आप, ऐसे खूब सारे हैं यहाँ पर। तो इनसे तो बाइल जो है वो बाहर आ रहा है, पर अंदर क्या जा रहा है? अंदर इसके साइनोसाइड्स के थ्रू ब्लड जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये पूरा मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो लिवर के अंदर मिक्स हो जाता है ब्लड, शिवम जी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों। PO2 कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजनेटेड भी तो आ रहा है ना। साइनोसॉइड में मिक्स होता है, तो यहाँ कैपिलरीज नहीं होती, यहाँ ये गड्ढे होते हैं साइनोसॉइड्स। अब मैं आपको यही डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, इसी डायग्राम को मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। पहले इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए। ये देखिए, ये तो ग्लिसन्स कैप्सूल है। ये सेंट्रल वेन है, ये हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, सॉरी पोर्टल वेन। देखो, ये पोर्टल ट्राइड कहलाता है, ये तिकड़ी, तीन चीजें हैं ना यहाँ पे। कलर्ड में दिखाऊं? ये देखो, जूम करूं इसको, ध्यान से देखो। एक लोब्यूल को हमने जूम किया तो क्या दिखा? ये क्या है बताओ? ये है सेंट्रल वेन, ठीक है। ये जो है ये पोर्टल ट्राइड है। पोर्टल ट्राइड में तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? पोर्टल वेन जो अंदर आ रही है, हेपेटिक आर्टरी जो अंदर आ रही है, और बाइल डक्ट जो बाहर जा रहा है। देखिए आपको ये तीनों चीजें यहाँ, ठीक है। और दिखाता हूँ, 3 डायमेंशन में भी देखा आपने। अब एक काम करता हूँ, इतने से एरिया को जूम करें अपन, इधर देखो, इतने से एरिया को जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको जूम करते हैं। कितने से एरिया? इतने से एरिया को। चलो इसको जूम करते हैं। ये देखो, ये जूम कर दिया, इतना सा एरिया जूम किया तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो इसको, ये क्या है? ये है सेंट्रल वेन जो बाहर जा रही है, ठीक है। यहां देखिए, ये है पोर्टल वेन जो अंदर आ रही है, यह है हेपेटिक आर्टरी जो अंदर आ रही है, और यह है बाइल डक्ट जो बाहर जा रहा है। अब और जूम करता हूं, ये देखो, पहले यहां देखो, ये हेपेटोसाइट्स हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये हेपेटोसाइट्स है। ये देखिए, ये हेपेटोसाइट्स है। हेपेटोसाइट के बीच ये पतली सी लाइन क्या है? ये कैनालिक्यूली है। इस कैनालिक्यूली से क्या बाहर आ रहा है? ये देखो, इससे ना बाइल बाहर आ रहा है, ठीक है। इधर ये क्या अंदर जा रहा है? इधर से क्या अंदर जा रहा है? एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों अंदर जाकर किस में जाकर मिक्स हो रहे हैं? समझ में आया आपको डायग्राम? क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है? हाँ। और यहां अंदर ये कौन है? साइनोसाइड के अंदर देखो भाइयों बहनों, ये साइनोसाइड है अगर। तो साइनोसाइड में स्वच्छ भारत अभियान वाले कौन से सेल दिखाई दे रहे हैं आपको? कफर सेल्स दिखाई दिए। ये पोर्टल वेन है, ये बाइल डक्ट है, ये हेपेटिक आर्टरी है, ये सेंट्रल वेन है जो बाद में हेपेटिक वेन में जाकर गिरेगी। हेपेटोसाइट्स आपने देख ही लिए। और अब यही डायग्राम मैं आपको 3D में दिखा देता हूं। सेम डायग्राम 3D में। ये लो, इधर देखो, इधर इधर मत देखो,
अभी इधर मत देखो, इसको देखो, ये देखो यार, ये क्या है, ये है सेंट्रल वेन जो बाहर जा रही है यानी निगेटिव। ये क्या है पता है, ये है पोर्टल वेन जो अंदर आ रही है यानी कि पॉजिटिव। ये है हेपेटिक आर्टरी जो अंदर आ रही है यानी कि पॉजिटिव। और ये बाहर जा रहा है, ये क्या है, बाइल डक्ट। ये क्या है दोस्तों, ये हेपेटोसाइट्स है, दिख रहे हैं आपको, ये इनके बीच में कैनालिक्यूली। इधर जो ब्लड अंदर जा रहा है उसको भी देख लो, ये देखो ये अंदर जा रहा है। और कफर सेल तो आपको दिख ही गए, ये रहे। समझ में आया नहीं आया आपको? तो साइनोसाइड्स में कफर सेल भी होते हैं जो फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं। इसके अलावा ना यहाँ साइनोसाइड में यहाँ पे स्टीलेट सेल्स भी होते हैं, ये विटामिन ए वगैरह सिंथेसाइज करते हैं। खैर, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया, ये पोर्टल ट्रायड है। तो कौन अंदर जा रहा है, दो चीजें अंदर जा रही, दो बाहर आ रही। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसी को तो बड़ा किया है मैंने डायग्राम को। तो इतने सारे डायग्राम अगर आपके समझ में आ रहा है तो पोल में ट्रू बोले, और नहीं समझ में आया तो फॉल्स। लिवर का स्ट्रक्चर पढ़ाते नहीं है लोग डर के मारे, पढ़ाते नहीं है कि ना, अरे यार होता है, बस होता है, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ा देते हैं। और देखना तो चाहिए ना पोर्टल ट्रायड क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी क्या है, पोर्टल वेन क्या है। ऐसे ही रखने से थोड़ी समझ में आएगा। लिपस्टिक लगा के कैमरे के आगे बैठ जाओ या मसल्स दिखा के बैठ जाओ, उससे क्या होगा, या अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ जाओ, पढ़ाने से होगा ना। तो भाई ये समझ में आया आपको? ऐसा यहाँ पे अंदर ना बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक जूम किया था मैंने आपको, एक लोब्यूल को मैंने जूम किया यहाँ, ये देखो ये एक लोब्यूल है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कफर सेल किसको फैगोसाइट करता है, और कफर सेल कचरे को जो यहाँ है। तो इसको समझ में आ रहा है, सिर्फ इमोशन से कुछ नहीं होगा, या इस बात से कुछ नहीं होगा कि मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे ऑफर किए गए बच्चों, लेकिन मैं फिर भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अबे तू पढ़ा, टाइम मत वेस्ट कर, तेरे को करोड़ों मिल रहे हैं, इससे हमारा नीट में थोड़ी हो जाएगा कि तूने त्याग दिए करोड़ों रुपए। तो भाई वो पढ़ा जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम क्वेश्चन सारे सही कर ले। बाकी तुम्हें करोड़ों मिले ना मिले उससे हमें क्या करना, सब झूठे फ्रॉड कहानियां। तो भाई समझ में आ गई बात? अब अगर मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे आके रोने लग जाऊँ तो फिर तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा और कहूँ मुझे सपोर्ट करो। अबे सपोर्ट तो तुम्हें चाहिए मेरा, क्या मुझे सपोर्ट करोगे? मैं आज उस मुकाम पे हूँ जहाँ मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। चलो, तुम्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से लिवर का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे और हमने लिवर के स्ट्रक्चर को समझा। अब कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे जो मैंने अभी अभी पढ़ाई है इतनी सारी, इनको अंडरलाइन करा देता हूँ। समझ में आया ना अंदर से लिवर कैसा दिखता है? ये है लिवर, देखो। आओ कुछ चीजें अंडरलाइन करते हैं। तो लिवर का स्ट्रक्चर तो हो ही गया, इतना काफी है आपके लिए। ये डायग्राम्स भी आपको सारे समझ में आ गए हैं। और कॉमन बाइल डक्ट का एक नाम और होता है दोस्तों, ये नोट कर लेना आप चाहो तो, डक्टस कोलिडोकस। ठीक है, चलो। तो कुछ बातें जो अभी भी पढ़ाई थी, डाइजेस्टिव सिस्टम है यूट्यूब चैनल पे, लिवर का स्ट्रक्चर तो मैंने अभी डाला नहीं है, डाल दूंगा कभी, तो आप वो वीडियो देख लेना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है लिवर की, बताइए मुझे। लोब्यूल, लोब्यूल के ऊपर की शीथ को क्या कहते हैं, ग्लिसंस कैप्सूल, ये भी पढ़ा दिया मैंने। रो ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स, जो जिस शेप में, जो वो कॉर्ड के रूप में अरेंज होते हैं, कॉर्ड देखा ना वो लेयर्स अपन ने कॉर्ड्स बनाई थी इस तरह से, हेपेटोसाइट्स की रेडियल अरेंजमेंट। फिर साइनोसाइड्स होते हैं, साइनोसाइड्स में क्या पाया जाता है, कफर सेल्स, ये भी पढ़ा दिया मैंने। बाइल कैनालिक्यूली क्या होता है, दो कॉर्ड्स के बीच में रन करता है, इसमें से बाइल बाहर आता है ना। फिर पोर्टल ट्रायड क्या होता है वही बताया मैंने। फिर हेपेटिक डक्ट्स जो है वो लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट बनाते हैं, जो बाहर आके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाता है, ये भी पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन लिवर में इंटर करते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस बनाते हैं। और फाइनली किसमें ओपन होते हैं, साइनोसॉइड्स में। ठीक है। और पोर्टल ट्रायड क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक डक्ट, इन चीजों को पोर्टल ट्रायड कहते हैं, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है। फिर साइनोसॉइड जो है वो किसमें आकर खुलते हैं, क्या बनाते हैं मिलके, सेंट्रल वेन, जो कंबाइन करके हेपेटिक वेन बनाती है और बाहर आकर इंफीरियर वेना कावा में खुलती है। यही तो पढ़ा है मैंने आपको, तो ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है सारा, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और
लिवर का स्ट्रक्चर खत्म हो गया दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लिवर के फंक्शंस के बारे में। स्ट्रक्चर के बाद अगली चीज जो हमें लिवर के बारे में पढ़नी है वो है लिवर के फंक्शंस। तो आइए फंक्शंस ऑफ लिवर पढ़ते हैं। पहला फंक्शन जो लिवर का है वो है बाइल का सिंथेसिस। तो बाइल के बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा अभी कि बाइल क्या करता है। तो चलिए, पहला फंक्शन बाइल का सिंथेसिस, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर, ये हमारा टॉपिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, बहुत सारे काम करता है। पहला फंक्शन सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। भाई बाइल जूस है क्या और इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो बाइल जूस के अंदर क्या कंपोजिशन है बता देता हूं, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है पर मैं एक बार लिख देता हूं। वॉल्यूम कितनी है, 500 ml कम से कम डेली। बाइल जूस में 98% तो वाटर ही है और 2% सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब 2% में क्या क्या है वो बता, इसका पीएच भी बता देता हूँ, पीएच अल्कलाइन होता है। ठीक है, 7.4 से 7.6, 98% वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह के 2% जो कंपोनेंट्स हैं, ये दो तरीके के हैं सॉलिड कंपोनेंट्स या सॉल्यूट्स। तो ये दो तरीके के हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या है 2% में और ऑर्गेनिक क्या है, ये लिख लो आप यहाँ से, अंडरलाइन जिसको करना है वो कर ले, जिसको नहीं करना है वो यहाँ से भी लिख सकता है। मैं यही चीज़ लिखाऊंगा, पहले ऑर्गेनिक, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट जैसे सॉल्ट्स, ये क्या करते हैं मैं बताऊंगा अभी। और इनऑर्गेनिक में आप लिख सकते हैं NaCl, Na2CO3, NaHCO3, ठीक है। ये सोडियम ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट है ना, ये क्या करते हैं, ये इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का, उसे तोड़ते हैं, क्योंकि फैट इमल्सिफाइड होगा तो ही उस पर लाइपेज एक्ट कर पाएगा और लिपिड को फिर तोड़ पाएगा, है ना। इधर ये क्या करते हैं, ये वाले, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ काइम विच कंटेन्स HCl। आपको पता होगा डूडेनम में खुलता है ना ये बाइल डक्ट, मतलब लिवर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ, तो बाइल तो स्टमक से आता है, बहुत एसिडिक होता है, लेकिन डूडेनम में जाते ही पीएच अल्कलाइन होना है। तो ये इनऑर्गेनिक जो होता है उनका काम होता है एसिडिटी न्यूट्रलाइज करना, और ऑर्गेनिक का काम होता है फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये बाइल जूस का कंपोजिशन है, ठीक है, लिख लिया आपने इतना। तो ये बाइल जूस का कंपोजिशन है, इसको मैं आगे अंडरलाइन करा देता हूँ इसी चीज़ को। इसके अलावा दोस्तों 2% में एक चीज़ और है इसमें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सब्सटेंसेज इनके अलावा, और ये है बाइल सॉल्ट्स। अदर बाइल सॉल्ट्स, ये जो अदर बाइल सॉल्ट्स हैं ये क्या करते हैं, इनका भी फंक्शन सुन लीजिए। ये हेल्प करेंगे इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble vitamins, प्रोवाइड कलर, कलरेशन ऑफ फीसिस भी इसी की वजह से होता है, फीसिस में जो कलर होता है इसी की वजह से होता है। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी इन बाइल सॉल्ट्स के साथ एलिमेंट्री कैनाल में निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीशन ऑफ सम कोलेस्ट्रॉल वेस्ट, फैट soluble वेस्ट, वो भी ये अदर बाइल सॉल्ट्स करते हैं, ठीक है। तो ये अदर बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन है। तो बाइल में 2%, बाकी तो 98% तो वाटर है, 2% सॉल्यूट है, उनके तीन फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पर बताए, ठीक है।
तो इनऑर्गेनिक का फंक्शन क्या है, देखिए इनऑर्गेनिक का फंक्शन देखो लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड एंड मेक द मीडियम बेसिक। ऑर्गेनिक का फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इसके अलावा अदर बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन क्या है, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ये इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है अदर बाइल सॉल्ट्स का, फैट का एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली तो मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो ये बाइल पहला फंक्शन हुआ, बाइल बाइल वाला फंक्शन ऑफ लिवर में पहला फंक्शन। बाइल आखिर करता क्या है, क्या होता है ना, स्टमक से बहुत एसिडिक एसिडिक फूड आ रहा होता है, लिख लिया, डन। तो यहाँ पे देखो आप, ये अपना जो डायग्राम था इसमें दिखाता हूँ आपको, ये स्टमक है ना, इधर से बहुत एसिडिक काइम आ रहा है यहाँ, ये एसिडिक काइम ना डुडेनम की दीवार को जला देगा, ये जला देगा इस दीवार को। इसलिए तुरंत इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है और एसिडिक काइम यहाँ आता है, कहाँ, डुडेनम में, तो आग बुझाने के लिए चारों तरफ से बरसात करी जाती है। आप कहेंगे कैसी बरसात, मैं आपको समझाता हूँ। अब डुडेनम में आने के बाद हमें एसिडिक पीएच को एल्कलाइन पीएच में बदलना है, तो एसिडिक पीएच को एल्कलाइन पीएच में बदलने के लिए तीन तरफ से कोशिशें होती हैं। आप कहेंगे पहली कोशिश कौन करता है, सबसे पहले तो बेसिक कोशिश, आपको पता है यहाँ डुडेनम की दीवार के अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्रनर ग्लैंड, याद है आपको, और ये ब्रनर ग्लैंड एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं भाइयों बहनों, ये एल्कलाइन म्यूकस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करती है। दूसरा, जैसे ही डुडेनम के अंदर आया एसिडिक काइम, डुडेनम की दीवार से एक हार्मोन रिलीज होता है, सीसीके, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉली मतलब गॉल, सिस्ट मतलब ब्लडर, काइनिन मतलब मोटिलिटी। ये सीसीके पता है जाकर किसको स्टिमुलेट करता है, गॉल ब्लडर को, कि तुम तुरंत रिलीज करो क्या, खूब सारा एल्कलाइन बाइल। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तो ब्रनर ग्लैंड की म्यूकस आती है, एक बाइल आता है। तीसरा, डुडेनम से एक तीसरा एंजाइम रिलीज होता है इसी वक्त डुडेनम में एसिडिक काइम के आती है, ये एंजाइम है दोस्तों सिक्रीटिन हार्मोन, सॉरी, एक और तीसरा दूसरा, एक सीसी के हार्मोन रिलीज होता है, एक सिक्रीटिन हार्मोन। सिक्रीटिन हार्मोन पैनक्रियाटिक डक्ट से खूब सारे बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करवाता है। ये तीनों मिलकर एसिडिक काइम का मुकाबला करते हैं। समझ में आई बात, मैं लिखता हूं यहाँ, समझाता हूं आपको बाइल के फंक्शंस में। ये देखिए, स्टमक से जो एसिडिक काइम आ रहा है डुडेनम में, जैसे ही स्टमक से एसिडिक काइम डुडेनम में आता है, तो इस एसिडिक काइम से लड़ने के लिए तीन तरफ से काम होता है। पहली चीज, यहां पाए जाने वाले ब्रनर ग्लैंड्स जो डुडेनम में होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं ग्लैंड्स, एल्कलाइन म्यूकस। दूसरी चीज, गॉल ब्लैडर से आया एल्कलाइन बाइल। और तीसरी चीज, बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम पैनक्रियास। क्योंकि जैसे ही एसिडिक काइम डुडेनम में आया, सीसी के एंजाइम कॉलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम बाइल सिक्रीट करवाता है, जबकि सिक्रीटिन एंजाइम, कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन बाइल सिक्रीट करवाता है, सिक्रीटिन जो है हार्मोन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। सीसी के और सिक्रीटिन दोनों ही कौन सिक्रीट कर रहा है, यही डुडेनम। तो यहां से तीन तरफ से आग बुझाने के लिए आता है, म्यूकस अल्कलाइन है, बाइल अल्कलाइन है, और बाइकार्बोनेट तो है अल्कलाइन, तो अल्कलाइन फ्लूइड। इसके अलावा पेनक्रियास से एक चीज और आती है, एंजाइम्स, वो पीजेड पेनक्रियोजाइमिन, कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन एक्चुअली एंजाइम होता है पूरा ये, तो वो फिर पेनक्रियास पे ऐड करता है, जिसके वजह से पेनक्रियास से एंजाइम भी आते हैं, पेनक्रियास पे ऐड करता है ये पीजेड। तो पेनक्रियास से साथ में यहाँ पर SCO3 के अलावा एंजाइम भी आ रहे हैं इसी रास्ते से। कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कर रहा है ना, सिक्रीटिन पेनक्रियास को पढ़ा तो रहा हूं मैं, और कैसे बताऊं आपको सीसी के क्या करती है, डब्बू नींद में हो क्या। और ब्रेनर ग्लैंड क्रिप्स ऑफ लिवर खून के अंदर म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जहां से यहाँ आ जाती है। चलो, यहां तक बात समझ में आई। तो ये हमने देखा किस तरीके से एसिडिक काइम कहीं डुडेनम को ही दीवार को जला ना दे, ये सब काम है। अच्छा, बाइल जो होता है ना, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स, ये पॉइंट याद रखना।
बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, बाइल में सिर्फ, बाइल जूस में सिर्फ ये कंपोनेंट्स होते हैं जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं और बाकी काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार फंक्शन ऑफ बाइल जूस फिर से बता देता हूँ, दिखा दूं बाइल के फंक्शन क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। पहला, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तीसरा ये लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है ताकि लाइपेज इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करे और उस फैट को तोड़े। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फिर एक्सक्रीशन ऑफ सम वेस्ट, कुछ ड्रग्स वगैरह भी इस तरह से यहाँ पर एक्सक्रीट होती हैं। तो ये हो गए फंक्शंस, ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, देखो, इमल्सिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एक्सक्रीशन और एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, ठीक है, ये 5 फंक्शन हो गए, ये हमने यहाँ लिख ली। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ बाइल। कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लैडर से तो बाइल आ रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल से बनता है वो बाइल, तो वो कोलेस्ट्रॉल कभी कभी हार्ड हो जाता है इसको और वो स्टोन बना लेता है, इसको हम कहते हैं गॉल स्टोन। तो बेसिकली गॉल स्टोन क्या है, गॉल स्टोन को हम कहते हैं कॉलीलिथियासिस, कॉली मतलब गॉल ब्लैडर, लिथिया मीन्स स्टोन। तो ये स्टोन्स ऑफ बाइल, बाइल जो बाइल सॉलिडिफाई हो गया है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ बाइल, ठीक है। तो बाइल के सॉलिडिफिकेशन से ये स्टोन बने और ये ना गॉल ब्लैडर को ब्लॉक कर देते हैं। अब आप कहोगे सर जी गॉल ब्लैडर को ब्लॉक करने से क्या होगा, तो सुनिए, गॉल ब्लैडर को ब्लॉक करने से क्या होगा कि जो अगर मान लो यहाँ स्टोन बन गया और गॉल ब्लैडर ब्लॉक हो गया, तो गॉल ब्लैडर से बाइल नहीं आ पाएगा ना यहाँ। अब सुनो क्या होगा, जब गॉल ब्लैडर से बाइल यहाँ नहीं आ पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। अब सपोज बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, अब अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो क्या होगा, ये देखिए, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल थी, इसके अंदर गॉल ब्लैडर से बाइल आता था, ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो बाइल जो इसमें भरा रहेगा ना गॉल ब्लैडर में, ये यहीं से अभी बाहर नहीं निकल पाएगा ना बाइल, तो ये बाइल ना यहीं से एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा, तो इंक्रीज बाइल सॉल्ट्स, कहाँ, ब्लड में। ये बाइल सॉल्ट्स कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, स्किन में, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन स्किन, इसकी वजह से येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन में ना ज़्यादा बाइल सॉल्ट्स जमा हो जाएंगे तो खुजली होगी, पीला पड़ जाएगा स्किन, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। क्या आपको बात समझ में आई, पीली पड़ जाएगी स्किन, इसे कहते हैं पीलिया पड़ना, पीलिया होना। तो चलो जॉइंडिस में आपको बता देता हूँ जॉइंडिस क्या होता है। जॉइंडिस 2 तरीके का होता है दोस्तों। जॉइंडिस में होता क्या है, येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, जो कि पीले होते हैं, इसे हम कहते हैं जॉइंडिस। अब जॉइंडिस दोस्तों 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है हीमोलाइटिक जॉइंडिस, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। हीमोलाइटिक जॉइंडिस में क्या होता है, कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें मैसिव हीमोलिसिस हो रहा है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, जैसे एराइथ्रोब्लास्टिसिस फीटैलिस होता है ना,
So if there is destruction of RBCs and breakdown of hemoglobin, तो जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है और आरबीसी टूटते हैं तो इसकी वजह से बाइल पिगमेंट्स आर रिलीज्ड इन ब्लड। इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसमें बाइल पिगमेंट्स रिलीज होते हैं। एंड दीज बाइल पिगमेंट्स आर देन डिपॉजिटेड इन स्किन। तो स्किन का कलर कैसा होने लगता है? येलो, है ना। पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्यों होता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट, या हम कहें सिस्टिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर का डक्ट क्या कहता है? सिस्टिक डक्ट। इससे क्या होगा? इससे भी वही होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट इन ब्लड, और इसकी वजह से डिपॉजिटेड इन स्किन, है ना। हीमोग्लोबिन टूटता है तो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स में बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, तो दोनों में पीली हो जाएगी स्किन। लेकिन अब हम पता कैसे लगाएंगे कि स्किन तो पीली हो रही है लेकिन ये हीमोलिटिक जॉइंटिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है? कैसे पता लगाएंगे? सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? दोनों में स्किन पीली हो रही है, सीबीसी से भी पता लगेगा। लेकिन स्टूल टेस्ट हीमोलिटिक जॉइंटिस में आपने देखा बाइल जो है ना फीसिस को कलर भी देते हैं। कलर ऑफ फीसिस के लिए भी बाइल पिगमेंट्स ही जिम्मेदार है ना। तो अगर नॉर्मल कलर फीसिस आ रही है, स्टूल टेस्ट में इस फीसिस का कलर देखेंगे, फीसिस का कलर अगर नॉर्मल है तो वो क्या है? हीमोलिटिक जॉइंटिस है। लेकिन अगर पेल कलर फीसिस है, फीसिस का कलर हल्का हो गया, व्हाइट व्हाइट, पता है क्यों हो गया व्हाइट? क्योंकि उसमें बाइल नहीं आ रहा ना एलिमेंट्री कैनाल में। बाइल ही तो फीसिस को येलो करता था, अब बाइल नहीं आ रहा तो फीसिस येलो नहीं है, कम येलो है या व्हाइटिश है, तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है। तो फीसिस के कलर से हम पता लगा सकते हैं ना कि हीमोलिटिक जॉइंटिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है। समझ में आया तो पोल में ट्रू बोलना, नहीं समझ में आया तो फॉल्स। स्किन तो पीली हो रही है तो दोनों में पीली होगी, पर पता कैसे लगाओगे? चलो ज्यादातर को समझ में आ रहा है, क्योंकि इस वाले जॉइंटिस में ना बाइल नहीं निकल पा रहा बाहर, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो फीसिस में बाइल नहीं जा रहा, तो फीसिस का कलर जो है वो हल्का हो गया। तो ये यहाँ पे मैंने आपको पहला फंक्शन पढ़ाया लिवर का, बाइल और बाइल से रिलेटेड बातें, ये समझ में आई। कॉलिस्टेसियासिस और कॉलिलिथियासिस का एक चीज पूछा है, स्टेसिस मतलब समझते हैं रुक जाना। अगर स्टोन की वजह से बाइल का फ्लो रुका है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, उसने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, तो ये कॉलिलिथियासिस है। लेकिन अगर डक्ट ही ब्लॉक हो गया अपने आप, डक्ट सिकुड़ गया, सड़ गया, कोई और प्रॉब्लम है, तो ये कॉलिस्टेसिस है कि बाइल रुक गया है, स्टोन नहीं है, किसी और कारण से रुक गया है यहाँ। ठीक है भाई, तो जॉइंटिस हमने समझ लिया, जॉइंटिस क्या होता है, और स्किन पीली पड़ जाती है तो स्किन कोई एक ही रीजन से पीली नहीं पड़ती, अलग अलग रीजन है जिनसे जो स्किन है वो पीली पड़ सकती है। तो लिवर का पहला फंक्शन पूरा हुआ है भाइयों बहनों। अभी लिवर के बाकी फंक्शन, लिवर पता है, लिवर के बिना आप जी नहीं सकते। तो लिवर का पहला फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है इतनी देर में, जो था बाइल के बारे में। अब दूसरा पढ़ाऊंगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हाँ, मैच का लिंक देना था ना यार। एक काम करते हैं, अभी जाना मत, मैं एक मैच का लिंक क्रिएट कर दूं, मैं आपको अभी दे रहा हूँ, उसको आप एनरोल कर लो, क्योंकि वो स्पेशल क्लास है। एक सेकेंड ना, और स्पेशल क्लास में प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको एनरोल करना पड़ेगा वो